साथियों नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम शुरू कर रहे थे भारत की जो संवैधानिक विकास यात्रा है, संवैधानिक विकास है, उसको अपन ने पढ़ लिया था कि कंपनी का जो शासन था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वहां से लेकर 1853 तक का। अब आज हम बात करते हैं क्राउन के शासन की, जहां अपने 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद है वो क्राउन का शासन स्थापित हो गया था। यानी बात करें कि जो ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की महारानी का शासन है, ब्रिटेन के ताज का शासन है, उसकी शुरुआत हो गई थी। जो 1853 का एक्ट था, उसके बाद आपको पता है कि भारत में एक बड़ा जो संग्राम हुआ था, भारत में एक बड़ा रण का आगाज हुआ था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसकी संज्ञा दी गई थी। वो था आपका 1857 की क्रांति। उस 1857 की क्रांति की बात करें, उस 1857 की क्रांति के बाद है भारत में क्या बदलाव हुए, क्या चेंजेज आए, और उसके बाद किस प्रकार के अधिनियम है वो भारत में है वो लागू किए गए, उनकी आज हम बात करते हैं। तो जो संवैधानिक विकास की यात्रा है उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आइए साथियों, 1857 की क्रांति के बाद 1857 की जो क्रांति हुई, उससे किस प्रकार का जो भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो कंपनी के शासन का परिदृश्य है वो बदला। और आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम लाया गया जिसे नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858। तो उस 1858 के अधिनियम की अपन बात करें, 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, उस 1858 के भारत शासन अधिनियम है, उसमें क्या विशेषताएं थी उस 1858 के भारत शासन अधिनियम की? तो पहली बात तो ये कही गई कि जो 1858 है उससे पहले के जो अधिनियम है उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, व्यवस्थाएं बदली गई। उस व्यवस्थाओं में पहली व्यवस्था ये बदली गई कि जो आपका गवर्नर जनरल है, उस गवर्नर जनरल है उसका पदनाम परिवर्तित किया गया, पदनाम बदला गया। और पदनाम क्या किया गया गवर्नर जनरल का? गवर्नर जनरल का पदनाम है वो किया गया वायसराय, वायसराय किया गया। पहली बात तो ये कि जो गवर्नर जनरल है उसका पदनाम बदला गया, वायसराय किया गया। अपन पहले बात कर चुके हैं कि जो 1858 है उससे पहले यहाँ कंपनी का था, शासन था, और जो कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जो शासन की बागडोर है अब ब्रिटेन की महारानी यानी ये ताज के अधीन है वो चला गया। तो जो सीधा शासन है वो है वो ताज के अधीन चला गया, ब्रिटेन के क्राउन के अधीन है वो शासन चला गया। तो शासन है वो कंपनी से किसने ले लिया? ब्रिटेन की संसद है उसने अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। दूसरी बात ये हुई कि जो शासन की बागडोर है वो क्राउन के हाथ में। साथ ही साथ जो आपका 1858 का अधिनियम है, 1858 के अधिनियम में ये कहा गया कि यहाँ क्या होगा, एक भारत सचिव बनाया जाएगा, भारत सचिव। सचिव है वो ब्रिटेन में मंत्रियों को कहा जाता है या भारत मंत्री, भारत मंत्री की यहां बात की गई। भारत सचिव बनाया जाएगा, भारत मंत्री बनाया जाएगा, और उस भारत सचिव के लिए क्या किया जाएगा, ये व्यवस्था की जाएगी कि 15 सदस्यों की एक टीम होगी जो इसकी सहायता करेगी। एक 15 सदस्यों की टीम होगी, 15 सदस्यों की एक टीम बनाई जाएगी जो भारत सचिव की क्या करेगी, सहायता करेगी। भारत सचिव का पद का सृजन किया, और साथ ही साथ अपन ने क्या किया, जो गवर्नर जनरल है उसका पदनाम है वो वाइसराय किया गया। आपको पता हो जो वाइसराय बनने वाला पहला व्यक्ति है वो था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग की अपन ने यहां बात की, लॉर्ड कैनिंग। और जो प्रथम भारत सचिव बनने वाले व्यक्ति थे, भारत मंत्री, वो थे चार्ल्स वुड।
और एक व्यवस्था इस अधिनियम में अपन ने ये की कि जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपन ने बात की थी 73 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 का जो अधिनियम है, उनमें अपन ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात की थी। तो उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनके पद को है वो समाप्त कर दिया गया। अपन ने बात की है 1858 का भारत शासन अधिनियम है, उसमें पहली बात यह कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन चलाया जा रहा था, उस शासन की बागडोर है वो ब्रिटेन की संसद द्वारा ले ली गई, यानी ताज के अधीन है वो शासन आ गया। दूसरी बात अपन ने की कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल का जो पदनाम है वो क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया, और वाइसराय बनने वाला पहला व्यक्ति है वो था लॉर्ड कैनिंग। आगे अपन ने बात की कि जो भारत सचिव नाम से एक नए पद का अपन ने सृजन किया है, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक टीम बनाई है। पहला जो भारत सचिव बनने वाला व्यक्ति है वो है चार्ल्स हुड, और एक जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको समाप्त किया गया। यह तो बात हुई इसकी 1858 का भारत शासन अधिनियम की। भारत शासन अधिनियम है, इसमें अपन ने ये बातें पढ़ी। आइए आगे हम बात करते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम है, उसके बाद अधिनियम आता है आपका भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, कौन से अधिनियम की बात कर रहे हैं? 1858 के बाद में भारत परिषद अधिनियम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात की गई पोर्टफोलियो प्रणाली की। पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली से तात्पर्य ये होता है कि जो वर्तमान के अपन विभाग देख रहे हैं, जिनमें आपके चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो या अन्य जो डिपार्टमेंट है, उनका बंटवारा किया गया कि शिक्षा विभाग है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो उसका अलग मंत्रालय होगा, उसका अलग एजुकेशन मिनिस्टर होगा। इसी प्रकार जो हेल्थ है, जो चिकित्सा विभाग है, उसका अलग मंत्रालय होगा, उसका अलग से है वो हेल्थ मिनिस्टर होगा। इस प्रकार है वो अलग अलग विभागों का है वो आवंटन किया गया, यानी पोर्टफोलियो प्रणाली। और यदि बात करें, प्रश्न आता है कि वर्तमान में जो आप कैबिनेट व्यवस्था देख रहे हैं, वर्तमान में जो आपकी मंत्रिमंडल व्यवस्था है, उसका आधार है वो किस अधिनियम को माना जाता है? तो प्रश्न है, इसे जोड़कर देखा जा सकता है, इसका आधार यही होगा जो आपका 1861 का अधिनियम है, उसका आधार ही क्या है, वर्तमान की कैबिनेट व्यवस्था है। वर्तमान की कैबिनेट व्यवस्था की बात करें या वर्तमान के जो मंत्रिमंडल व्यवस्था की बात करें, वो मंत्रिमंडल व्यवस्था है वो इसी अधिनियम का आधार है। वर्तमान की मंत्रिमंडल व्यवस्था है, इसी अधिनियम का आधार कहा जा सकता है। इसको शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे वही लॉर्ड कैनिंग को इसका श्रेय दिया जाता है। अब इसी अधिनियम में एक ये व्यवस्था की गई जो केंद्र और प्रांत है, दोनों जगह, केंद्र में भी और वह प्रांतों में, केंद्र और प्रांत दोनों जगह है वो विधान परिषद का गठन किया गया। केंद्र और उसके साथ साथ जो प्रांत है, जो राज्य है, वहां विधान परिषदों का गठन किया गया। और एक बात इसमें यह कही गई कि जो गवर्नर जनरल है, या यूं कहें इसका उपयुक्त है, क्योंकि गवर्नर जनरल की जगह है अपन ने है वाइसराय के जो पदनाम है उसका सृजन किया है। तो गवर्नर जनरल की जगह जो वाइसराय है, वाइसराय, उस वाइसराय को क्या अधिकार दे दिया गया कि जो आपातकाल होता है, अब इसको बताएंगे आपातकाल क्या है। आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति,
अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और साथ ही साथ जो विधान परिषद है उसके अधिनियम को वीटो करने की शक्ति। ये किस प्रकार दी? यहां शब्द आया है, एक है आपातकाल और एक है अध्यादेश। ये क्या होता है और वर्तमान में इनको कौन जारी करता है अध्यादेशों को, या आपातकाल की घोषणा है वो किसके द्वारा की जाती है? पहले ये देख लेते हैं कि जो 1861 का अधिनियम है, 1861 के अधिनियम में अपन ने बात की कि पोर्टफोलियो प्रणाली, यानी जो पोर्टफोलियो का तात्पर्य है जो आपकी विभागीय प्रणाली है उसका आवंटन किया गया, जिसमें आपके अलग अलग विभागों का बंटवारा किया गया। यही वर्तमान की जो कैबिनेट व्यवस्था है, वर्तमान में जो मंत्रिमंडल व्यवस्था है, वो इसी अधिनियम का आधार है। आगे अपन ने देखा कि केंद्र और प्रांत है, उन दोनों के लिए अलग अलग विधान जो परिषद है उनका सृजन किया गया, और साथ ही साथ जो वायसराय है उसको आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब देखते हैं कि जो आपका आपातकाल क्या है और अध्यादेश क्या है। इसको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें कि अध्यादेश और आपातकाल क्या है। मान लीजिए कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, सब जाते हैं और आप भी जा रहे हैं। किसी एक्स व्यक्ति से आप है वो मिलने जा रहे हैं, रास्ते में आपको क्या है, कुत्ता जानते हैं, डॉग, वो क्या होता है आपके पीछे हो जाता है, और आपके पीछे हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, पीछे होगा और आपको काटने के लिए दौड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? आजकल तो एंड्रॉइड फोन रखते हैं, सब रखते हैं और आप भी रखते होंगे, बड़ा सा फोन रखते हैं, उसमें बहुत सारे कांटेक्ट भी होते हैं, और कांटेक्ट में सबसे पहले किसको फोन करोगे? जैसे मिलने जा रहे हैं उसको करोगे, या अपने मम्मी पापा को करोगे कि नहीं करोगे? किसी को भी फोन करोगे और कहोगे कि मम्मी ये जो डॉग है वो क्या है, वो ब्राउन कलर का डॉग है, उसके क्या है, ब्लैक स्पॉट है, और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मेरे को काटना चाहता है। ऐसा करोगे? नहीं करोगे। ऐसा क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये स्थिति कौन सी है? ये आपातकाल की स्थिति है, आपातकाल है, इमरजेंसी है। यहां फोन नहीं किया जाएगा, यहां क्या करोगे, इमरजेंसी में आपको जो कंडीशन है उसमें आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है। सीधा आप क्या करेंगे, दौड़ लगाएंगे, न किसी को फोन करेंगे न किसी को कॉल करेंगे, बल्कि जो आपको उपयुक्त लगेगा उस स्थिति में वैसा आप करेंगे। तो जो आपातकाल है उसी समय, और साथ ही साथ क्या है, जो अपने यहाँ पढ़ा ना आपातकाल, यहाँ भी क्या होता है, जैसे एक प्रोसेस होती है विधान परिषद की देखें या जो आपकी विधानसभा या वर्तमान लोकसभा की देखें, तो यहाँ क्या है, विधेयक को कोई भी जो समस्या है उसका समाधान किस प्रकार करना है, किसी भी विधेयक को लाया जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है, उस पर प्रथम वाचन होते हैं, फिर द्वितीय वाचन होते हैं, फिर इसको क्या है पास किया जाता है। ऐसी एक बहुत जटिल प्रोसेस है। जटिल प्रोसेस के माध्यम से फिर उसको क्या है, कानून का रूप दिया जाता है। तो यहाँ जब तक क्या है, वो ऐसी इमरजेंसी में ऐसी यदि आप प्रोसेस करेंगे ये जटिल प्रोसेस, तब तक क्या है, वो समस्या ही समाप्त हो जाएगी, आप दूसरा रूप ले लेंगे। तो यहाँ इमरजेंसी में जो आपने अधिकार दिया किसको, वायसराय को, वायसराय को ये अधिकार दिया कि आपके सामने कोई त्वरित समस्या आती है उसका समाधान आप स्वयं कर सकते हैं। विधान परिषद में उस विधेयक को पारित करने की, प्रस्तुत करने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। यानी आपके सामने यदि अचानक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है तो उसका आप समाधान किस प्रकार करें, यानी आपातकाल में। अब है अध्यादेश। अध्यादेश का तात्पर्य ये है कि जो आपके सामने समस्या है उसका तुरंत समाधान करें। अब वर्तमान की यदि बात करें, ये वर्तमान में जो अध्यादेश है, यानी अध्यादेश का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि बिना जो विधान परिषद है या वर्तमान में जो आपकी विधानसभा लोकसभा है इसमें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा जो आपका वर्तमान में राष्ट्रपति और राज्यों में कौन होता है, राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख, ये क्या करेंगे, ये जो विधेयक हैं या जो कोई कानून लाया जा रहा है उसका अध्यादेश पारित कर सकते हैं जब आपकी जो संसद या जो आपकी विधानसभा है वो सत्र में नहीं होती। तो ये इसके माध्यम से करेंगे। आपने आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं,
उन अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति महोदय कहेंगे, यानी आप कोई भी काम करते हो तो क्या कहते हो कि 1 2 3 और हो जाए स्टार्ट। ऐसा राष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि हम 3 तक गिनेंगे, 1 2 और 3। यानी जो आर्टिकल 123 है उसके तहत वो राष्ट्रपति आपका अध्यादेश जारी करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि राज्यपाल महोदय भी 1 2 3 गिने, उनकी जो मर्जी है या उनकी जो इच्छा है उसके अनुसार। तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम 1 2 3 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 1 3। यानी हम आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश कौन जारी करेगा, या आपके राज्यपाल महोदय करेंगे। और आर्टिकल जो आपके 1 2 3 है 123 के तहत है वो राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करेंगे। ये आपका जो आपका आपातकाल के दौरान अध्यादेश की जारी करने की शक्ति आपने 1861 के अधिनियम में दी गई। अब बात करते हैं अपन 1861 के अधिनियम में अपन ने पढ़ा पोर्टफोलियो प्रणाली के बारे में। पोर्टफोलियो के बाद अपन ने कहा कि प्रांतों में और केंद्र में है वो विधान परिषद का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ है जो वॉइस रॉय है उसको अधिकार दिया अपन ने कि आपातकाल में वो अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके साथ साथ इसमें एक विशेष बात यह रही कि जो विधि निर्माण है, कानून निर्माण है, उस कानून निर्माण में पहली बार क्या किया गया, पहली बार भारतीयों को शामिल किया, भारतीयों को शामिल किया। किस अधिनियम में बात कर रहे हैं अपन, 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। इसमें कहा गया कि जो कानून निर्माण है उसमें पहली बार है वो भारतीय लोग शामिल होंगे। साथ ही साथ अपन ने क्या कहा कि जो कलकत्ता है, कलकत्ता की बात अपन ने पहले भी की थी, कलकत्ता है, मुंबई है वर्तमान का, और मद्रास है। यहां क्या किया अपन ने, पहले अपन ने कलकत्ता की बात की थी, आपको याद हो तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें अपन ने बात की कि 26 जुलाई 1774 को अपन ने कलकत्ता में है एक अपेक्ष न्यायालय की स्थापना की थी। और उसी अपेक्ष न्यायालय में अपन ने क्या किया था, चीफ जस्टिस बनाया था। चीफ जस्टिस है वो एलिजा इम्पे को बनाया था। यहाँ अपन ने जो अधिनियम है 1861 का, यहाँ कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, इनमें अपन ने हाई कोर्ट की स्थापना की है। यहाँ हाई कोर्ट स्थापित हुआ है 1862 के अधिनियम के माध्यम से। तो यह हो गया आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। अब आगे अपन बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद जो अधिनियम आता है वो अधिनियम है आपका 1892 का, 1892 भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 पहली बार यहां क्या किया गया, पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। अब निर्वाचन कौन से पद्धति की शुरुआत की गई, निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन कैसा होगा, यहाँ आपको बताएं कि निर्वाचन के दो तरीके हैं, एक आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और एक अप्रत्यक्ष, यानी एक आपका डायरेक्ट इलेक्शन और एक इनडायरेक्ट। यहाँ जो पहली बार निर्वाचन पद्धति है वो निर्वाचन पद्धति शुरू की गई इनडायरेक्ट, या जिसको कहा गया अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और एक होता है यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया, लेकिन निर्वाचन की प्रणालियां दो होती है, एक होती है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन को इस प्रकार समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसे आप में से कई लोगों ने है वो आपके वार्ड पंच का, सरपंच का, आपके विधायक का, सांसद का वोट डाला होगा। उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन में जैसे आपने अपने वार्ड पंच का चुनाव किया, वार्ड पंच का चुनाव किया, यानी जो वार्ड पंच है उसके लिए आपने वोट डाला। अब ये वार्ड पंच क्या करते हैं, वार्ड पंच का आपने स्वयं ने वोट डाला और उसके माध्यम से वार्ड पंच चुना गया, लेकिन जो वार्ड पंच है
वो वार्ड पंच क्या करते हैं, उप सरपंच का किसी ने वोट डाला है, यानी जो आम नागरिक है उप सरपंच का वोट उसके लिए नहीं डाला जाता, यानी आपके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है यानी वार्ड पंच है वो मिलकर किसका चुनाव करते हैं, उप सरपंच का। तो इसको क्या कहा गया, ये उप सरपंच का जो चुनाव हुआ है इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी आपके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव करते हैं, उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन या इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यहाँ जो शुरुआत की अपन ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम है उसमें इनडायरेक्ट निर्वाचन है, उसकी शुरुआत होती है, डायरेक्ट निर्वाचन की शुरुआत नहीं होती। पहली बात ये कही गई, पहली बार क्या किया गया, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की, लेकिन निर्वाचन कौन सा, इनडायरेक्ट। अब आगे बात करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। अब भारतीयों को क्या किया गया, जो विधान परिषद है, क्योंकि विधान परिषद की अपन ने बात की कि केंद्र और प्रांत है उनमें इससे पहले वाले अधिनियम में कि वहां क्या किया जाएगा, दोनों जगह विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो विधान परिषद में सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने का अधिकार, यानी आप क्या कर सकते हैं, सीमित मात्रा में प्रश्न पूछ सकते हैं, सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने का अधिकार। और क्या किया गया, इसके साथ साथ आपको बजट पर विचार विमर्श या यूं कहें चर्चा, बजट पर विचार विमर्श या चर्चा करने का अधिकार है वो इस अधिनियम के माध्यम से दिया गया। अब यहाँ जो निर्वाचन पद्धति है उसकी इनडायरेक्ट जो निर्वाचन है या जो इनडायरेक्ट जो इलेक्शन है उसकी शुरुआत हुई, और यहीं से कहा गया कि प्रतिनिधि शासन है उसकी नींव रखी जाती है, प्रतिनिधि शासन की। इस प्रतिनिधि शासन की नींव रखी गई और इस प्रतिनिधि शासन के माध्यम से जो पहले भारतीय सदस्य निर्वाचित किए गए उनका नाम है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, ये फिरोज शाह मेहता है वो प्रतिनिधि शासन के माध्यम से पहले भारतीय सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं। अब यहाँ बजट की बात हुई तो बजट की बात में अपन पहले इसको देख लेते हैं कि जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है इसमें अपन ने बात की कि पहली बार है वो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, और निर्वाचन भी कैसा है, प्रत्यक्ष। विधान परिषद में क्या किया गया, आपको सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। और यहाँ प्रतिनिधि शासन की शुरुआत होती है और जो आपके फिरोज शाह मेहता है वो पहले भारतीय सदस्य निर्वाचित होते हैं। बजट की यहाँ अपन बात करें, जो बजट है वो पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया, पहली बार है भारतीय विधान परिषद में। जो विधान परिषद है उसमें बजट प्रस्तुत किया जाता है आपका 16 फरवरी, क्योंकि अधिनियम है 1892 का। 16 फरवरी 1893 को पहली बार क्या किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। अब बजट होता क्या है, बजट का सीधा सीधा तात्पर्य यह होता है कि आपके पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी तो आपको आय हुई और कितना आपने खर्चा किया, यानी जो आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है, आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है उसी को बजट कहा जाता है। यह आपका पहली बार विधान परिषद में बजट प्रस्तुत किया गया। और जो बजट की यदि बात करें कि पहला बजट है ये विधान परिषद में पेश किया जाता है, लेकिन पहली बार जो बजट है वो पेश किया गया था 1860 में, यानी 1860 में है पहली बार है वो बजट की बात की गई थी। और बजट की जो बात करने वाला व्यक्ति था वो था जेम्स विल्सन। यहां अपन ने बात की है किसकी, विधान परिषद में जो बजट है वो पेश किया गया इसकी, यानी 1892 के अधिनियम में जो अपन ने बात की है कि यहाँ जो 16 फरवरी 1893 को बजट किया गया, पहला बजट है वो 1860 में प्रस्तुत किया गया और प्रस्तुत करने वाला यानी जो बजट की बात करने वाला है वो जेम्स विल्सन। ये अपन ने पढ़ा है 1892 का अधिनियम।
अब आगे अपन बात करते हैं, एक अधिनियम आता है, चर्चित अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1909, 1909 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, कई बार इस अधिनियम से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत शासन अधिनियम है 1909 का अधिनियम है। इसी अधिनियम का दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। इस अधिनियम को क्यों कहा जाता है? नाम से स्पष्ट है, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मार्ले। ये लॉर्ड मार्ले है, ये क्या है? ये है उस समय के वायसराय। लॉर्ड मार्ले है उस समय के वायसराय है। और जो लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो है, वो लॉर्ड मिंटो क्या है? सॉरी, लॉर्ड मार्ले है वो भारत सचिव है, और लॉर्ड मिंटो है वो वायसराय है। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव है, जो भारत सचिव पद का अपन ने सर्जन किया था 1858 के बाद, 1858 के अधिनियम के माध्यम से। और लॉर्ड मिंटो है वायसराय। ये इसे इन्होंने जो सुधार किया, इन्हीं के नाम से इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं कि जो ये अधिनियम है वो किसकी सिफारिश पर आया। ये अधिनियम आता है सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। सर अरुंडेल जो समिति है, उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को लाया गया। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, इसको सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो आपका 1909 का अधिनियम है वो किसकी रिपोर्ट के आधार पर है वो प्रस्तुत किया गया था। ये प्रस्तुत कब किया गया? ये फरवरी 1909 में, फरवरी 1909 में यह आपका अधिनियम प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम की खास बात क्या थी? इसमें सांप्रदायिक जो निर्वाचन है, सांप्रदायिक निर्वाचन, पहले वाले में बात की अपन ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन की, यह है सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। अब सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई और किसके लिए की गई? यानी इसमें मुस्लिमों के लिए, जो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। यहां ऐसा किया इन्होंने कि कोई इलाका है, इसमें है, इस इलाके में हिंदू रहते हैं, या जो अन्य है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, या जो अन्य समुदाय के लोग हैं इस इलाके में रहते हैं। यहां मुस्लिम रहते हैं। तो यहां इन्होंने इस प्रकार किया कि यहां जो निर्वाचन है, यानी यहाँ जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है वो भी मुस्लिम होगा, और साथ ही साथ जो वोट डालने वाला व्यक्ति है वो भी क्या होगा? मुस्लिम होगा। तो इस आधार पर उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र स्थापित कर दिया। इसको क्या कहा गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इन्होंने की। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र इन्होंने स्थापित किए। यानी सांप्रदायिकता की जो इनकी चाल थी, जो इनकी कूटनीति थी अंग्रेजों की, जो डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, या यूं कहें कि जो फूट डालो और राज करो की जो नीति है,
फूट डालो और जो राज करो की नीति है उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, जो अन्य धर्म के लोग हैं उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ से जो आपका शुरुआत। और जो मिंटो है, लॉर्ड मिंटो, अपन ने बात की थी, लॉर्ड मिंटो जो उस समय के वायसराय हैं, इन्हें सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। सांप्रदायिकता का जनक। इन्होंने एक बार कहा भी था कि लॉर्ड मार्ले ने कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे विषैले जो जहरीले नाग है उसके दांत बो रहे हैं जिनकी फसल है वो आगे आने वाले समय में बहुत ही बेहद खतरनाक होगी, ऐसी बात है वो उन्होंने कही थी। अब आगे अपन बात करते हैं कि जो सत्येंद्र, इसी अधिनियम में जो 1909 का अधिनियम है, इसी अधिनियम के माध्यम से जो डिवाइड एंड रूल की जो नीति है वो अंग्रेजों की कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या बनाया गया, उनको गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है उसके विधि सदस्य बनाया। विधि सदस्य की बात अपन ने पहले भी की थी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले 1833, उस अधिनियम में विधि सदस्य की अपन ने की थी कि लॉर्ड मैकाले जो आधुनिक शिक्षा का जनक है, लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया। वैसे ही जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है उसको गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विधि सदस्य बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विधि सदस्य यहां बना दिया जाता है। विधि सदस्य कौन से अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है, यह सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को है गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद का विधि सदस्य बनाया जाता है। और पहली बार यहाँ क्या किया गया, इसी अधिनियम में, इसी अधिनियम में पहली बार जो आपके सार्वजनिक हित हैं या सामान्य हित हैं, सामान्य हित या सार्वजनिक हित का तात्पर्य होता है जिसमें प्रत्येक नागरिक है उसका भला हो, प्रत्येक नागरिक से संबंधित जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसकी बात होती है। तो पहली बार सामान्य हित या सार्वजनिक हित से संबंधित, सामान्य हित या जो सार्वजनिक हित है उससे संबंधित जो विषय हैं उनके प्रश्न को, उन सामान्य हित या जो सार्वजनिक हित से संबंधित जो विषय है उनके प्रश्न है उनको विधान परिषद में पेश किया जा सकता था, विधान परिषद में उठाया जा सकता था, पेश किया जा सकता था। और पहली बार जो पेश किया गया जो विधेयक है सामान्य हित से संबंधित या सार्वजनिक हित से संबंधित है वो है आपके गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जो नेटाल प्रांत है उसमें जो कगारबद्ध जो मजदूर है उनको भेजा जाया जाता है, उनको भेजना वहां बंद किया जाए, ऐसा विधेयक है वो पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब एक बात, इस जो अधिनियम है उसमें ये कही गई कि जो विधान परिषद की जो बैठक है, विधान परिषद की जो बैठक, विधान परिषद जैसे वर्तमान में विधानसभा है, लोकसभा है, उनकी बैठक है यानी उनके 2 सत्र होने अनिवार्य हैं, वैसे ही जो विधान परिषद की बैठक है वो वर्ष में 2 बार होती, और वर्ष में 2 बार कहाँ होती, वर्ष में 2 बार, एक है सर्दियों में और एक है गर्मी में। सर्दी और गर्मी में किस प्रकार होती, सर्दियों में आपके कहाँ होती, कलकत्ता में, और गर्मियों में ठंडा स्थान शिमला, क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी अधिक लगती, इसलिए आपकी सर्दियों में बैठक होती कलकत्ता में और गर्मियों में बैठक होती शिमला में। और फिर आपके 1913 के बाद जो आपकी राजधानी हो जाती है दिल्ली, तो इसमें दिल्ली में यह बैठक होनी शुरू हो जाती है।
यानी जो विधान परिषद की बैठक है वो वर्ष में 2 बार, एक सर्दी में कलकत्ता और गर्मी में शिमला, ये आपकी होगी। 1913 में राजधानी आपकी दिल्ली होगी। 1909 का अधिनियम है उसको अपने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा और अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम को लागू किया गया। यह आपका है, अपन ने अधिनियम पढ़ लिए। इस जो क्लास है उसमें अपन ने अधिनियम पढ़े हैं। एक अधिनियम अपन ने पढ़ा 1858 का अधिनियम, फिर अपन ने पढ़ा 1892 का अधिनियम, फिर अपन ने पढ़ा इससे पहले 1861 का अधिनियम, 92 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम। ये 4 अधिनियमों की अपन ने बात की है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में ये संवैधानिक विकास की यात्रा है वो कंप्लीट होगी। फिर नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है सेकंड ग्रेड से संबंधित वो अपन पढ़ेंगे। तो साथियों, जो आपका अपना पॉलिटी विद जेपी सर यूट्यूब चैनल है उस पर जो भी पहली बार आए हैं वो इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो साथियों, अंतिम रूप से मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जो आपकी जो तैयारी है उसको एक निश्चित दिशा में बढ़ाते हुए उसे और अधिक है वो आप तेज धार के माध्यम से उस तैयारी को जारी रखें। और जो चैनल है उस पर जो भी आपके सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं, स्वागत योग्य हैं। इसलिए अपनी तैयारी को तेज करते हुए अपने एक निश्चित दायरे में रहते हुए एक जो आपकी परीक्षा की दिनांक है उसका केवल अब 1 महीना बचा है, तो उस 1 महीने में आप किस प्रकार सटीक रणनीति के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं उसके तहत ही ज्यादा मटेरियल को न देखते हुए एक शॉर्ट और स्वीट जो मटेरियल है उसको तैयार करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।